नमस्कार दोस्तों। 24 नवंबर साल 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ़्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक छोटी सी 30 मिनट की फ़्लाइट है जो पास ही के सिएटल शहर में जा रही है। इसमें केवल 36 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हैं। लेकिन ये सब लोग इस बात से अनजान हैं कि आज यहाँ इनके बीच एक हाईजैकर भी मौजूद है। एक बंदा जिसका कि नाम है डीबी कूपर। दिखने में वो बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह लगता है और कपड़े भी वैसे पहने हुए हैं इसने। एक सूट, वाइट शर्ट, काली पैंट और इसकी उम्र लग रही थी करीब 40 के आसपास। लेकिन ये जानबूझकर प्लेन के बिल्कुल आखिरी रो में बैठा है, सीट नंबर 18E। जैसे ही हवाई जहाज टेक ऑफ करता है ये बंदा इंट्रोडक्शन देता है वहाँ मौजूद एक एयर होस्टेस को। कहता है कि मैम, मेरा नाम डैन कूपर है। उस एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस और वो एक मुस्कान के साथ एक नोट देता है एयर होस्टेस को। फ्लोरेंस को लगा कि ये बंदा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने वो नोट लिया और बिना पढ़े ही अपने पास रख लिया। तभी कूपर ने उससे कहा कि मिस, मुझे लगता है कि ये नोट आपको पढ़ लेना चाहिए। फ्लोरेंस ने जब उस नोट को खोला तो उसमें लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस एंड आई वॉन्ट यू टू सिट बाई मी। फ्लोरेंस कूपर के साइड में बैठ जाती है, लेकिन उन्हें अब भी यकीन नहीं था कि इस आदमी के पास एक बम हो सकता है। तो कूपर अपना सूटकेस खोलकर दिखाता है। वहाँ कुछ लाल लाल से सिलेंडर, बहुत सी वायर्स और एक बड़ी सी सिलेंड्रिकल बैटरी रखी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक बम ही था। कूपर एयर होस्टेस से कहता है, मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक, और वो भी कैश, और 2 पीछे के और 2 आगे के पैराशूट। ये सब एक बैग में डाल के देना। जब हम लैंड करेंगे तो एक गैस रिफिलिंग ट्रक तैयार रहना चाहिए इस प्लेन की रिफिलिंग के लिए। और कुछ भी उटपटांग चीज़ें ट्राई मत करना, वरना मैं इस प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को अभी भी कुछ पता नहीं था इस बारे में, और फ्लोरेंस चाहती भी नहीं थी कि बाकी पैसेंजर्स को ये बात पता चले। वो चुपचाप कॉकपिट की तरफ जाती है और वो नोट पायलट को दिखाती है। एक दूसरी एयर होस्टेस जिनका कि नाम टीना मकलो है, उनको भी ये बात बताई जाती है और वो अब जाकर कूपर के साइड में बैठ जाती है। इन दोनों एयर होस्टेस की वजह से कॉकपिट और कूपर के बीच कॉन्वर्सेशन होता रहता है। पायलट्स ये बात एटीसीज को बताते हैं और जल्द ही ये बात पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास, जो कि इस मामले में एक डिसीजन मेकर थे और वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैसला लेते हैं। वो सबको बताते हैं कि कूपर को लेकर हाई कंप्लाइंसेस दिखाई जाए। जो भी ये हाईजैकर कहने लग रहा है, हम उसकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे। एफबीआई से कोऑर्डिनेट करके वो एक सिएटल के बैंक के साथ बात करने लगते हैं पैसे अरेंज करने के लिए। बैंक के पास ऐसी इमरजेंसी के लिए रुपयों का एक बंडल रखा था और इस बंडल में एक खास बात थी जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन यहाँ आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने हाईजैकर के साथ कोऑपरेट करने को क्यों कहा। इसके पीछे जो कारण था वो था रेपुटेशन। प्रेसिडेंट ये नहीं चाहते थे कि हाईजैक की खबर दुनिया भर में फैले और उनकी कंपनी को इस वजह से नुकसान हो। इसलिए इस मुद्दे को दबाए रखने के लिए वो डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रॉब्लम बस यहाँ पर ये थी कि पैसे को अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन ये फ़्लाइट तो केवल 30 मिनट की थी। तो पायलट्स को कहा जाता है कि प्लेन को नीचे उतारने के बजाय हवा में ही गोल गोल घुमाते रहो सिएटल के पास, जब तक कि हम यहाँ पैसे का इंतज़ाम नहीं कर लेते। यह आधे घंटे की फ़्लाइट धीरे धीरे अब 3 घंटे की बन जाती है और बाकी पैसेंजर्स अभी भी इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और अब पायलट्स यहाँ अनाउंस करते हैं कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से यहाँ देरी हो रही है लैंड करने में। और फाइनली शाम 5:46 पर यह फ़्लाइट लैंड करती है सिएटल के एयरपोर्ट पर। कूपर की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्लेन को मेन टर्मिनल की बिल्डिंग से दूर पार्क किया जाता है। सिर्फ एक एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव प्लेन के पास आता है पैसे का बैग और पैराशूट लेकर। अब कूपर ने सबको इजाज़त दे दी कि सभी पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू अब फ्लाइट छोड़कर जा सकते हैं, सिवाय टीना मकलो के। एयरप्लेन को अब रिफ्यूल किया जाता है और ये फ़्लाइट अब दोबारा से उड़ान भरती है और अब प्लेन में सिर्फ पायलट्स, कूपर और टीना मौजूद हैं।
अब कूपर पायलट से कहता है कि प्लेन को 10,000 फीट की हाइट पर मेक्सिको सिटी की तरफ लेके जाओ और प्लेन की स्पीड जितना धीरे हो सके उतना धीरे रखना। लेकिन पायलट्स कूपर को बताते हैं कि अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन पर उड़ेंगे तो कभी भी मेक्सिको नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि प्लेन में इतना फ्यूल ही नहीं है। लेकिन कूपर ने कहा कि जैसा मैंने कहा वैसे ही उड़ते रहो। अब आगे जो इस कहानी में होता है दोस्तों वो एकदम अनबिलीवेबल है। कूपर टीना से कहता है कॉकपिट में चली जाए और डोर लॉक कर ले अंदर से। अब प्लेन के पीछे वाले हिस्से में कूपर तैयारी कर रहा है डाइव करने की। कुछ ही देर बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है, ये बताते हुए कि प्लेन में पीछे का दरवाज़ा खोला जा चुका है। इसके बाद कूपर ने पैराशूट और पैसों के साथ बाहर छलांग मार दी। पायलट्स और एयर होस्टेस ये सब नहीं देख पाए क्योंकि वो सब कॉकपिट में थे और उस समय कॉकपिट में ऐसा कोई होल या छेद नहीं होता था जिससे कि बाहर देखा जा सके। लेकिन शाम के 8:13 पर पायलट्स ने नोटिस किया कि प्लेन का पीछे वाला हिस्सा अचानक से ऊपर की तरफ टिल्ट कर गया है और पायलट्स को दोबारा से प्लेन को रिकैलिब्रेट करना पड़ता है। इसके तुरंत बाद पायलट्स प्लेन को नेवाडा के रेनो शहर में ले जाकर लैंड करा देते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस को मिलती है सिर्फ एक टाई, पैराशूट के कुछ टुकड़े जिसको कि कूपर ने इस्तेमाल किया था अपने बैग को कवर करने के लिए, सिगरेट जो वो पिया करता था। उस ज़माने में दोस्तों स्मोकिंग अलाउड होती थी प्लेन में। पुलिस और FBI और अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करते हैं और उन्हें 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। जी हाँ, ऐसे उंगलियों के निशान जो ना तो किसी क्रू मेंबर के थे और ना ही किसी पैसेंजर के। लेकिन वो सूटकेस जिसमें बम रखा था और पैसों से भरा बैग और पैराशूट्स सब गायब थे। उसी दिन से FBI ने अपनी हाई स्केल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कूपर को ढूंढने के लिए। ये इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चलती है और फाइनली 2016 में इसे ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है। लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अब भी अधूरे पड़े हैं। इतिहास का ये इकलौता हाईजैक है जिसे आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। FBI की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। आखिर कूपर कौन था और उसके साथ आगे क्या हुआ? क्या वो पैसे पुलिस वापस रिकवर कर पाई? तो आइए कुछ रोशनी डालते हैं इस कहानी पर। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में दोस्तों दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला तो ये कि इस पूरे हाईजैक के दौरान बाकी किसी भी पैसेंजर्स को पता नहीं लगा कि उनका प्लेन हाईजैक हुआ था। न ही कोई मारा गया और ना ही किसी को चोट पहुंची। इसका क्रेडिट कई लोग अक्सर टीना मकलो को देते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरी फ्लाइट के दौरान कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। प्लेन के को पायलट राटास्का का कहना था कि ही वाज सो काम, कूल एंड कलेक्टिव। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई भी और इंसान इससे बेटर तरीके से बिहेव कर पाता अगर साइड में कोई ऐसा क्रिमिनल टाइप बंदा बैठा हो। दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग है वो है दोस्तों DB कूपर का नाम। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था उस बंदे का नाम एक्चुअली में डैन कूपर था, लेकिन आज के दिन लोग इसे मिस्ट्री ऑफ DB कूपर करके पुकारते हैं। अब ये डैन DB कैसे बन गया? इसके पीछे दोस्तों गलती है एक न्यूज़ रिपोर्टर की। उस समय एक रिपोर्टर थे जेम्स लॉन्ग नाम से, वो अपने काम की डेडलाइन मीट करने में लेट हो रहे थे, तो उन्होंने अपने सोर्सेज से बात करते वक्त उन्होंने इस नाम को गलत सुन लिया और वही चीज़ अपनी खबरों में भी सुना दी। इस न्यूज़ को कई और न्यूज़ चैनल्स रिपोर्ट सुनते हैं और वो भी डैन कूपर को DB कूपर बुलाने लगते हैं। Daredevil thief called DB Cooper. और कुछ इस तरह से हमारे इस हाईजैकर का नाम ही बदल जाता है। FBI की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला कि जब कूपर ने प्लेन से बाहर छलांग मारी तो सारा कैश कूपर ने अपने चारों तरफ स्ट्रैप कर लिया था, जिसका कि वजन करीब 10 किलो के आसपास था। 2 पैराशूट्स कूपर लेकर कूदा, एक आगे और एक पीछे, और उसने जो छलांग मारी वो किस एरिया में थी इसका भी अंदाजा था पुलिस के पास। वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट इलाके के ऊपर ये छलांग लगाई गई थी। नीचे मौजूद थे पाइन फॉरेस्ट, लेक्स और बड़े बड़े कैनियंस जहां पर भालू रहा करते थे। इसीलिए शुरुआत में FBI ने कहा कि कोई चांस ही नहीं है कि कूपर जिंदा बच पाया होगा। 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग मारना और वो भी इतनी पिच डार्कनेस में। दूसरा, कूपर ने जो कपड़े पहन रखे थे वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे इस ऊंचाई से छलांग मारने के लिए।
और वो भी बारिश की इस तूफानी रात में। यानी कूपर को नीचे कुछ भी दिख ही नहीं रहा होगा और ऊपर से जो विंड स्पीड थी जिससे कूपर ने छलांग मारी थी वो थी करीब 320 किलोमीटर पर आवर। और नवंबर के महीने में अक्सर इस इलाके का तापमान बहुत ठंडा रहता है। अगर कूपर किसी लेक में गिरा होगा तो वहां से बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। इतने ठंडे पानी में कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया हो जाएगा और जो सारा वजन लगा हुआ था कूपर के ऊपर उसकी वजह से तैर पाना और भी मुश्किल होगा उसके लिए। पर इस सब चीज़ों के बावजूद कुछ ऐसे कारण बाद में निकल कर आए जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद कूपर ने इस छलांग को सरवाइव कर लिया होगा। ऐसा इसलिए कि कूपर के इस इंसिडेंट के बाद कई सारे सिमिलर इंसिडेंट देखने को मिले। कम से कम 5 लोगों ने सेम कॉपी कैट हाईजैकिंग करी और ये सभी 5 लोग प्लेन से छलांग लगाने के बाद सरवाइव भी कर गए। इनमें से एक था मार्टिन मैकनली जिसने एक प्लेन हाईजैक किया 24 जून 1972 को। इसने भी कूपर की तरह ही $5 लाख लेकर प्लेन से छलांग लगा दी, जबकि इसकी स्पीड कूपर से दुगनी यानी 400 से 500 किलोमीटर पर आवर थी और ये सरवाइव कर गया अपने रिजर्व पैराशूट की वजह से। ये अलग बात है कि बाद में इसे पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पुलिस ने सोचा कि अगर ये लोग सरवाइव कर सकते हैं कूपर से भी वर्स्ट कंडीशन में तो शायद डीबी कूपर भी सरवाइव कर गया होगा उस रात को। तो अगला काम पुलिस का था उस जगह की तलाशी लेना जहाँ पर उसने जंप मारी थी। पुलिस ढूंढ रही थी कि कोई बॉडी मिले या पैराशूट का कोई टुकड़ा मिले या फिर कोई $20 का बिल मिले। वीडियो की शुरुआत में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो पैसे कूपर को दिए गए थे उनमें कुछ खास बात थी। ये सारे के सारे $20 के बिल्स थे, 10,000 नोट्स, $20 के बिल्स, तभी मिलाकर हुए $2 लाख। और इन सभी नोट्स पर जो सीरियल नंबर्स लिखे हुए थे बैंक ने इन्हें नोट किया हुआ था। FBI ने इन सीरियल नंबर्स की लिस्ट को पूरे देश में बांट दिया। बैंकों से लेकर कसिनोज तक सबको कहा गया कि अगर आपके पास इन सीरियल नंबर्स के नोट्स आते हैं तो हमें इन्फॉर्म करना। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कूपर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था बिकॉज जो सर्च एरिया था वो कहाँ पर ड्रॉ किया जाए। बहुत सारे वेरिएबल्स थे यहाँ पर। प्लेन जब उस दिन उड़ रहा था तो विंड स्पीड क्या थी, कितना अंधेरा था, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी प्लेन की जब कूपर ने छलांग मारी, छलांग मारने के बाद किस हाइट पर कूपर ने अपना पैराशूट खोला होगा और किन किन डायरेक्शंस में वो पैराशूट जा सकता था। FBI ने वहाँ एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया। सेम लोकेशन, सेम हाइट और सेम कॉन्फ़िगरेशन से एक 91 किलो का बैग पैराशूट के साथ वहाँ से डिप्लॉय किया गया कि शायद इससे कुछ बेटर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस सब के चलते डोर टू डोर सर्चेस करवाए जाने लगे उस एरिया में। पुलिस वाले एक एक घर में जाकर पूछताछ करते थे। बोट्स चलने लगी लेक में, यहाँ तक कि एक कंपनी ने तो अपनी सबमरीन को ही सर्च के काम में लगा दिया कि या तो कोई पैसे मिले या कोई पैराशूट का टुकड़ा या किसी की बॉडी मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट्स के सारे सीरियल नंबर्स को लोकल अखबारों में छपवा दिया और खबर छपवा दी कि जो भी पहला आदमी इनमें से किसी भी सीरियल नंबर का नोट लेकर हमारे पास आकर इन्फॉर्मेशन देगा हम उसे $1,000 का इनाम देंगे। और ये ऑफर 3 साल तक चला, लेकिन एक भी नोट का नामो निशान नहीं मिला। अब आते हैं साल 1979 में। इस हाईजैक को हुए 8 साल हो चुके हैं। अचानक से एक पायलट FBI को कांटेक्ट करता है। इसका नाम था टॉम बोहन और ये कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के लिए काम करता था। उस रात जब ये हाईजैक हुआ, कूपर के हवाई जहाज से 4 मिनट पीछे और 4000 फीट ऊपर एक और हवाई जहाज उड़ रहा था जिसे कि टॉम उड़ा रहे थे। उनका कहना था कि उस रात को जो तूफान आया उन्होंने अपने करियर में ऐसा भयंकर तूफान नहीं देखा था। उन्होंने बताया कि FBI जो अपनी कैलकुलेशन कर रही है कूपर के ड्रॉप जोन को लेकर वो 80 डिग्री से गलत है, क्योंकि वो उस रात प्लेन में मौजूद थे। उन्हें बेहतर अंदाज़ा है कि एक्चुअली में कूपर कहाँ लैंड किया होगा। उन्होंने FBI को बताया कि हमें सर्च एक्चुअली वॉशुगल रिवर के ड्रेनेज एरिया में करनी चाहिए। कुछ ही महीने बाद टॉम का ये अंदाज़ा सही साबित हुआ। एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे पर $20 के कुछ नोट्स पड़े मिलते हैं। जैसे ही पुलिस ने इन नोट्स के सीरियल नंबर्स को देखा तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये वही पैसा है जो इतने साल पहले कूपर को दिया गया था। और कुछ ज़्यादा सर्च ऑपरेशंस चलाए जाते हैं इस जगह के आसपास, पर केवल $5,800 ही मिल पाते हैं। लेकिन कूपर का अभी तक कोई नामो निशान नहीं। पर जिस बच्चे को ये नोट्स पड़े हुए मिले थे उसे इनाम के तौर पर कुछ डॉलर्स दिए गए
और साल 2008 में जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने 15 नोट्स को एक ऑक्शन में बेचा और इन $20 के बदले उसे $37,000 मिले। बिकॉज कूपर का केस दुनिया भर में इतना पॉपुलर हो चुका था कि लोग इन नोटों को पाने के लिए इतने सारे पैसे देने को तैयार थे। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है दोस्तों कि चलो प्लेन से कूदने के बाद कूपर का जो भी हुआ, बट ये कूपर आखिर था कौन? कई सालों तक चली इन्वेस्टिगेशन और क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स के बताए मुताबिक स्केच बनवाने के बाद आज भी ये पता नहीं चल पाया है कि कूपर आखिर था कौन। तो आज के दिन भी दोस्तों डीबी कूपर की ये मिस्ट्री एक मिस्ट्री ही है। कोई नहीं जानता कि ये डीबी कूपर कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। ये सब सुनकर दोस्तों आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरा ये लास्ट वाला वीडियो ज़रूर देखें जो ऐसे ही मिस्ट्रीज़ पर आधारित है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक मेरे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई का ज़रूर रखें ध्यान। जय हिंद, जय भारत। गुड बाय फॉर नाउ।